तो स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट पेपर है बिल्कुल, मई जून 2024 और 9701/52। ठीक है। जो बच्चे सोदिया से हैं, उनका वेरिएंट तो नहीं है, ये उनका वेरिएंट है 53 या 51, एक ही पेपर होता है, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, ये पहले पाकिस्तानी वेरिएंट कर लेते हैं। बेसिकली टेक्निक और चीजें तो सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा बेटा, इसमें ना आपके टोटल 30 मार्क्स हैं और आपके पास 75 मिनट्स होंगे। ठीक है, इस पेपर को वैसे एटीपी नहीं कहना चाहिए, प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ये तीन चीजें, तीन स्किल्स आपकी चेक कर रहा है इसमें। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड एज शोन। The enthalpy change of reaction for the thermal decomposition of calcium carbonate cannot be measured directly। देखो cannot उसने बोल्ड किया हुआ, डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ वो आगे पूछने जा रहा है आपसे। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना बेटा, आपने बिल्कुल लैब में ये रिएक्शन किया होगा एएस के अंदर, जिसमें लॉस ऑफ मैस नहीं होता था, गैस निकल जाती थी, पहले इनिशियल मैस, फिर आप हीट करते थे, हीट टू कांस्टेंट मैस। उस टाइम तक हीट करते रहेंगे जब तक कि कांस्टेंट मैस ना हो। तो बेटा इसको कैसे आप करते थे, ये सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट लेकर ना, ये सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट आप लेते थे और इसको हीट करते थे, तो ये डिकम्पोज होता था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड यहीं पर रहता था टेस्ट ट्यूब में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता था। आपको नजर तो नहीं आता था ना, कोई सोल्यूशन तो यहाँ है नहीं कि फिजिंग हो रही है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती थी। पता कैसे चलता था? लॉस इन मैस। आप दोबारा इसका मैस करते थे तो आपको पता चलता था यार मैस कम हो गया है, इट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। अच्छा, कह रहा है कि इसकी ना इंथैल्पी चेंज आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इंथैल्पी चेंज आप इसमें डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मतलब देखो, इसलिए नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं। ये आपने थर्मोमीटर अगर रखा हुआ है ना अंदर, बहुत सारी रीजन है। बिल्कुल बेसिक सी एक मोटी सी रीजन आपको बताता हूं। आपने ये थर्मोमीटर रखा हुआ है, तो भाई हीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आप जब हीट करोगे तो हीट जो सेपरेट आउट होगी वो यूनिफॉर्मली सेपरेट होगी अक्रॉस द सब्सटेंस? बिल्कुल भी नहीं। कुछ एरिया ज्यादा हीट अप होंगे, कुछ में इतनी ज्यादा हीट नहीं पहुंची होगी। ठीक है, तो हीट जो है वो सेपरेट आउट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही। इसकी वजह से क्या होगा? वेरिंग टेम्परेचर होगा एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट पर कुछ और टेम्परेचर होगा, इस पर कुछ और, इस पर कुछ और इस पर कुछ और वैसे भी जब आप हीट कर रहे हो ना, ड्यूरिंग द हीट आप टेम्परेचर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। जो कैलोरीमीटर होता था ना बेटा, जो ओ लेवल्स में, जो एएस में आप लोग करते थे, वो तो इस तरह होता था। देखो कि आपने एक बीकर लिया, इसका इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा होता था, ये HCl लिया। ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर, फिर आपने बेटा ऊपर से NaOH डाला और देखा हाईएस्ट टेम्परेचर कितना चला गया। वहां पर आप बाहर से कोई हीट नहीं कर रहे भाई। तो लेकिन यहाँ क्या मसला है कि यहाँ पे आप खुद भी हीट कर रहे हो ना नीचे से, तो इसलिए टेम्परेचर को मेजर करना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो वो कह रहा है कि इंस्टेड अ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग टू एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड। डायरेक्टली तो आप नहीं मेजर कर सकते, इस आप क्या करेंगे भाई, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड, जो आप हेसिस लॉ, हेस साइकिल बनाते हैं। कैसे? देखो ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है, राइट? आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे भाई इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है। तो अब वो जो टेक्निक बता रहा है वो ये कि भाई आप इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाओ, एंथैल्पी चेंज आ जाएगी ना। फिर कह रहा है आप इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाओ, एंथैल्पी चेंज उसकी भी आ जाएगी। ये भी गिवन, ये भी गिवन। समझ आया कुछ कि एंथैल्पी चेंज अब कैसे निकलेगी? यहां से हेसिस लॉ लगाओ, डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो कुछ चीजें मैं आपको भी एडवांस में बता रहा हूं कि वो क्या क्या, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आगे जाकर जब वो स्टेटमेंट आएगी। अच्छा, कह रहे the enthalpy change for the thermal decomposition of calcium carbonate cannot be measured directly. Instead, a procedure involving two experiments is used. In each experiment, the enthalpy change of a different reaction is determined. कह रहे आपको दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं अगर आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालना चाहते हो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि कैल्शियम कार्बोनेट, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट 1 इज शोन, द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H1। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाया, एंथैल्पी चेंज इसकी नोट कर ली। ठीक है ना, वही जो थर्मामीटर रखकर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, एंथैल्पी चेंज आप वहां से निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और फिर डेल्टा H लगाएंगे। इसी तरह बेटा एक्सपेरिमेंट 2,
एक्सपेरिमेंट 2 मैं जरा देख लो आप लोगों के मैसेज तो नहीं आ रहे भाई व्हाट्सएप पर, नहीं अच्छा किसी और का ये। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना बेटा, इसको भी आप HCl में डालो, एंथैल्पी चेंज वहां से पहले Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला लगाओ और फिर डेल्टा H फाइंड आउट कर लो, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q ओवर N, याद होगा AS में लगाते थे, तो इसकी भी एंथैल्पी चेंज आप निकाल लोगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन है उसको डेल्टा H1 कह रहे हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है उसको डेल्टा H2 कह रहे हैं। कह रहे एक्सपेरिमेंट 1 हो रहा कैसे है वो जरा सुन लो। कह रहे वे a 0.05 mole sample of powdered calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है आपने 0.05 मोल्स, राइट। फिर ट्रांसफर 50 cubic centimeter an excess of 2 mole per cubic decimeter HCl into a small glass beaker। अच्छा HCl जो लेना है ना बेटा, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 2 मोल, लेकिन आपने यूज कितना करना है भाई, उस 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो बड़ा सा सोल्यूशन बनाया होगा ना लैब में, ये HCl जिसकी कंसेंट्रेशन है 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आपने इसमें से 50 निकालना है। कितना? जो के एक्सेस में है, लेकिन आप 50 यूज करोगे, जाहिर बात है सारा तो यूज नहीं करना, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर यहां से निकालोगे। अच्छा फिर क्या कह रहे जी, स्टार्ट अ टाइमर एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl एक्वस। ऐसे हैरान किया इसने HCl लिखा है, उमूमन वो वाटर लिखते हैं कि आप वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि वाटर के अंदर HCl डिसॉल्व किया हुआ है ना, लेकिन चले यहां उसने HCl कहा हुआ है कि क्योंकि HCl इज अ गैस, आपने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही HCl का भी होगा। तो मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl इन द बीकर एवरी 30 सेकेंड्स फॉर 2.5 मिनट। बट जैसे ही कह रहा है कि आपने ना, ये HCl था ना आपके पास, इसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला और आपने हर 30 सेकंड के बाद टेम्परेचर नोट करना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, और कब तक करना है 2.5 मिनट तक। मतलब 2.5 मिनट का मतलब है कि 5 रीडिंग्स आप लोगे, पहले 30 सेकंड्स, फिर 60, फिर 30, फिर 60 एंड फिर 2.5। नहीं है, नंबर भी नहीं, मैं बाद में लिख दूंगा सब कर। अच्छा अब भी इस तरह करना है इसके बाद जी। नेक्स्ट, आफ्टर 3 मिनट्स एड सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मजीद बेटा फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट आपने उसमें ऐड किया, कंटिन्यू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एवरी 30 सेकंड फॉर अ फर्दर 5 मिनट। पहले बेटा 2.5 मिनट तक और फिर फर्दर 5 मिनट आपने फर्दर उसकी टेम्परेचर नोट किए हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेम होगा भाई, रिपीट द एक्सपेरिमेंट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सजेस्ट why the enthalpy change of reaction for a thermal decomposition of calcium carbonate cannot be measured directly। देखो बेटा आपको एक रीजन बताई कि आप जब हीट कर रहे होते हो तो वो कह रहा है आप ड्यूरिंग दी हीटिंग टेम्परेचर क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे, व्हाई एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई अगर आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है तो पहले Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होगा ना, और फिर डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q ओवर N होता है, राइट। तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, भाई चेंज इन टेम्परेचर आप कैसे निकाल सकते हो, आप ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट भी तो कर रहे हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन आप हीट भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए चेंज इन टेम्परेचर आपके लिए निकालना मुश्किल होगा, तो आप यहां लिखोगे कि यू कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ड्यूरिंग हीटिंग। अच्छा एक और चीज सुनो भाई, रीजन इसकी मैं आपको बता चुका हूं। देखो अगर आप कहो नहीं भाई मैंने तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, मैं अंदर थर्मोमीटर को रखता हूं, तो भाई ये जो हीट आप दे रहे हो ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी, इस सॉलिड के अंदर कहीं पर हीट ज्यादा होगी, जो इनर साइड है सॉलिड की वहां हीट कम होगी, तो लिहाजा आप इसलिए एक्यूरेट टेम्परेचर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं कि हीट में नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द सब्सटेंस, इसलिए आप टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर मेजर नहीं करोगे तो डेफिनेटली एंथैल्पी चेंज मेजर नहीं होगा। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू बी वेड यूजिंग 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस इन स्टेप 1। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है ना, ऐसे बास बैलेंस होते हैं ना, वो 2 डेसिमल प्लेस से भी ज्यादा मेजर कर सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है बेटा वो आपको बैलेंस करके देगा 2.05, 2.06, मतलब इतना मेजर कर सकता है, इस तरह नहीं कर सकता, 0.63 नहीं आ सकता, ठीक है, उसमें 2 डेसिमल प्लेस की कैपेसिटी है। अच्छा
अब आपने भाई सिंपल सा काम करना है, यहाँ कैलकुलेशन करनी है, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, मोल्स आर गिवन भाई, तो फॉर्मूला लगाओ बस, मोल इज इक्वल टू मैस, अवर फॉर्मूला मैस, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मोल कितने हैं 0.05, 0.05 बच्चों ये आया। मैस आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100.1। आप अगर देखो ना बेटा कैल्शियम का 40.1 होता है, जरा चेक कर लो, चेक कर भी लो बेटा कि जो कैल्शियम है, मैं जरा यहाँ चेक कर लेता हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 है ना जी, 40.1, तो बेटा आपका मैस जो बनेगा वो 100.1 आएगा, राइट। अगर आप 40 लोगे ना फिर गलत हो जाएगा काम, तो 100.1 टाइम्स 0.05 इज इक्वल टू मैस। अच्छा बेटा इसको आप कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर पर, तो आपका आंसर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, जरा एक मिनट। आप इसको कैलकुलेट करो, अगर 100.1 टाइम्स 0.05, ये आ रहा है 5.005, ये आंसर आ रहा है 5.005। लेकिन बेटा आपका जो मेजरिंग बैलेंस है वो तो 2 डेसिमल प्लेस पे, तो ये इसको मेजर करेगा 5.01, 5.01 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आप, राइट। इसको ना ऐसे लिखोगे आप फिर 5.01। अच्छा नेक्स्ट देखो, आउटलाइन हाउ अ स्टूडेंट शुड वे बाय डिफरेंस, ये कीवर्ड है भाई, वे बाय डिफरेंस यूजिंग अ वेइंग बोर्ड। वेइंग बोर्ड वो होता है एक ऐसी डिश, ऐसा एक ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर आप मेजर कर रहे हो, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डालकर आपने बैलेंस के ऊपर रखा है, ठीक है। तो वेइंग बोर्ड डिफरेंट टाइप्स की होती है, इस टाइप की भी आपको दिख सकती है बेटा, जिसके ऊपर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो वेइंग बोर्ड के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला होगा ना, जिसको आप मेजर करोगे फिर, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एडेड टू HCl। बेटा देखो एक बात जरा सुनो, इस क्वेश्चन से हटके, एक तरीका ये होता है, एक तरीका बेटा ये होता है कि ये जिस तरह मेजरिंग बैलेंस है ना, अगर ठीक है, ये है मेजरिंग बैलेंस, तो आप इस तरह करो कि यहां पर ना, अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं जो कि गलत है बिल्कुल, कोई फिल्टर पेपर टाइप ले लेते हैं, कोई पेपर ले लेते हैं, पेपर, उसमें उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं और यहां से मेजर करते हैं भाई 5.01 ग्राम आया। और भाई जब आप इस पेपर से कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डालोगे, तो ये क्या गारंटी है कि 5.01 ग्राम सारे का सारा HCl में गया, कुछ पेपर के साथ भी तो स्टिक हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने मेजर तो 5.01 किया, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि 5.01 इसके अंदर गया भी है या नहीं गया, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। उसने कहा है वे बाय डिफरेंस, दिस इज द बेस्ट वे, बाय डिफरेंस बेस्ट होता है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये कैसे करते हैं जरा सुनो, ये बड़ा इस तरह करना है आपने कि आपने ना, अच्छा वो कह रहा है कि ड्रॉ अ रिजल्ट टेबल विथ एप्रोप्रिएट हेडिंग, इस चीज के बड़े मार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है। आप पहला काम ये करो, मैस ऑफ वेइंग बोर्ड, मैस ऑफ वेइंग बोर्ड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बिफोर ट्रांसफर, बिफोर एडिंग, ये मैस है ग्राम्स के अंदर। अच्छा फिर देखो आपने क्या किया भाई, आपने ये काम किया बच्चों कि ये था आपके पास मेजरिंग बैलेंस, आपने वेइंग बोर्ड इसके ऊपर रखी और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी था आपने ले लिया। अब आपने इसका वे यहां किया, ठीक है। दूसरा काम बेटा ये करोगे आप लोग, मैस ऑफ बोर्ड, अब देखो बिफोर एडिंग ना, HCl में डालने से पहले, अब आप ये करो, HCl में डालने से पहले आपने इसका वे कर लिया ना, अब आप इसको इस वेइंग बोर्ड के अंदर जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट था वो उसमें डाल दो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद
आपके पास वेइंग बोट एम्प्टी हो जाएगी ना, लगेगा आपको ऐसे ही, चाहे थोड़ा सा अंदर सॉल्ट लगा हो, लेकिन आपको लगेगा एम्प्टी होगी है। फिर आप क्या करो, मैस ऑफ वेइंग बोट, दोबारा बेटा आप इसका मैस ऑफ बोट लो, बोट का जो मैस है, मे भी उसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लगा हो, और मे भी लगा भी होगा बेटा, थोड़ा बहुत लगा होगा ना, जिसको हम लिख देते हैं रेजिड्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो वेइंग बोट होगी, आप इसको जितना मर्जी साफ कर लो, में भी एक दो जो है ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स साइड पे लगे होंगे, तो रेजिड्यूज को मैं कहता हूं रेजिड्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर एडिंग, वो बेटा आप यहां लिखोगे। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करो, तो क्या एग्जैक्ट वो मैस नहीं आएगा जो आपने ऐड किया है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एडेड। देखो ये होता है डिफरेंस, वे बाय डिफरेंस, कि आपने बोट और कैल्शियम कार्बोनेट का पहले वे किया, फिर बोट के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो HCl में डाला, और जो वेइंग बोट थी उसका दोबारा मैस लिया, जो डिफरेंस होगा वो HCl में ऐड हुआ है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसमें बेटा गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ वेइंग, ऑर्डर ऑफ वेइंग ये होगा कि पहले आपने वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज वेड, पहला बेटा ये काम करना है आपने। सेकंड बेटा ये होगा इसमें, वेइंग बोट इज वेड आफ्टर द कैल्शियम कार्बोनेट इज एडिड। जो वेइंग बोट है ना जिसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ था, वेइंग बोट, उसको आपने दोबारा वे करना है, इज वेड आफ्टर द एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडिड टू HCl, ठीक है। तो बेटा ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई विच पीस ऑफ ऑपरेटर शुड बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टेप 2 एंड गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। देखो आपने HCl को मेजर करना है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। कहां लिखा हुआ है, मैं जरा ऊपर जा रहा हूं क्वेश्चन में, ये लिखा है 50.00 2 डेसिमल प्लेसेस। तो भाई इसके लिए तो ब्यूरेट ही है, ब्यूरिटी होता है ना, उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा आप रीडिंग लिखते हैं ना, याद है ना, एएस में ये चीज प्रैक्टिकल में सीखते थे कि अगर इनिशियल वॉल्यूम 10 है तो उसको 10 तो नहीं लिखते थे ना, 10.00। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, ब्यूरेट, ठीक है। और ब्यूरेट बेटा मिनिमम इसका लीस्ट काउंट कितना है, या अनसर्टिनिटी कितनी है, देखो 2 लाइंस के दरमियान कितना गैप है, 0.1 का, लेकिन जो अनसर्टिनिटी निकालते हैं वो लीस्ट काउंट को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, कि मैं आपको जरा समझा दूंगी बात। ये ब्यूरेट है ना, अगर ये है ना बेटा, अगर 10 और ये है 11, तो इसके दरमियान 10 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह है अगर, ठीक है। अब बेटा देखो, ये आपके पास ना 0.1 है, ये 0.1, ये फिर 0.2, लेकिन अगर इस तरह हो कि आपका जो लिक्विड है वो इन 2 लाइंस के दरमियान आ जाए, 2 लाइंस के दरमियान आ सकता है ना, जाहिर ये लाजमी तो नहीं है, 2 या जो आपका लिक्विड आपने डाला है ब्यूरेट में वो या लाइंस के ऊपर ही होगा, 2 लाइंस के दरमियान भी तो आ सकता है। तो लाइन के दरमियान में आने का क्या मतलब है भाई, 0.05, ठीक है ना। तो इसलिए जो लीस्ट काउंट होता है ना बेटा 0.1, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया करो, तो वो आपकी अनसर्टेनिटी आती है, मतलब वो एरर होता है ना, एरर। मतलब देखो अगर आपका लिक्विड 2 लाइंस के दरमियान आ रहा है, तो आप इसको किसके साथ मिलाओगे, ऊपर वाली लाइन के साथ या नीचे वाली लाइन के साथ, दिस इज अनसर्टेनिटी ना, ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ब्यूरेट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक बेसिकली मेजर कर सकता है। अब बेटा आपने यहां बताना है, आइडेंटिफाई विच पीस ऑफ ऑपरेटर शुड बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टेप 2। तो ब्यूरेट है, क्योंकि एज इट मेजर्स
It measures to minimum nearest 0.05 cubic centimeter volume. आप कह रहे होंगे ना भाई ये तो 0.1 तक मेजर करता है। नहीं भाई, दो लाइंस के दरमियान अगर वॉल्यूम आ जाए तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करके बता देते हो। जिस तरह देखो ना 10.05, ये भी तो आप वैल्यू यूज कर सकते हो। 10.1 तो नहीं है, लास्ट में 10.1 ही आएगा। दो लाइंस के दरमियान आ रहा है तो आप 10.05 या 10.15 कहते हो, 10.25, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विदाउट मेकिंग एनी चेंज, without making any change to the apparatus, suggest an instruction to be added to step 3 and step 4 to make the experiment more accurate. कह रहा कोई ये काम नहीं करना कि जी आप जो है ना कोई इसको अच्छा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो यूज करो। नहीं, वो कह रहा है विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू दी ऑपरेटर्स, कोई इंस्ट्रक्शन दो जिससे एक्सपेरिमेंट में ज्यादा एक्यूरेसी आ जाए। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने HCl में डाला है तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली में भी नीचे बैठ जाए ना, तो उसको आपने स्टिर करना है। स्टिर करोगे ताकि वो सारा डिसॉल्व हो जाए और रिएक्ट करे विद HCl। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहली चीज आप ये बताओगे कि स्टिर दी मिक्सचर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने स्टिर करना है, स्टिर दी मिक्सचर। कोई ये नहीं कहना कि आपने जी भाई ऊपर लिड लगा दें ताकि अच्छी इंसुलेशन हो जाए और डेल्टा टी आपका ज्यादा एक्यूरेट आए। नहीं, वो कह रहा है विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू दी ऑपरेटर्स, तो स्टिर दी मिक्सचर। क्योंकि आपके पास इस तरह है ना HCl बेटा, ये HCl था, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप जितना इसको स्टिर करोगे ना तो वो इतना अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और रिएक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट उस पर आते हुए, A student carries out experiment 1 and obtain the result given in the table 1.1। ये उसने बेटा आपको बताए हैं कि देखो 0.5 मिनट पर HCl का ये टेम्परेचर था, 1 मिनट पर ये था, 1.5 पर ये था, 2.0 पर ये था, 2.5 पर ये था। मतलब ये हुआ कि अभी तक कैल्शियम कार्बोनेट डाला ही नहीं है भाई, अभी तक कैल्शियम कार्बोनेट ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तभी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना। लेकिन बेटा क्या हुआ कि जैसे ही उसने डाला 3.0, 3.0 पर मैं ख्याल ऐड कर दिया उसने, लेकिन यहां मेजर नहीं कर सका। 3.5 पर देखें टेम्परेचर राइज कर गया 27.5, 4 पर और राइज कर रहा है, 3.5 मिनट पर टेम्परेचर 27 और हाईएस्ट टेम्परेचर आपको 4 पर दिख रहा है। और फिर आगे दोबारा टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है भाई, 4.5 पर 34 हो गया, फिर 32, फिर 32, फिर 31। 6.5 पर देखो 29, 7 पर 28.0, 7.5 पर 26 और 8 पर 25.5। अच्छा, अब देखिए ये आपका हो गया ना काम। अब इसके अंदर हम प्लॉटिंग मैंने बेटा कर दी थी, मैंने कहा टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। अब ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये इसने एक्स एक्सिस पर मिनट लिए हुए हैं, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो ये है जी रिएक्शन। पहले मैं थोड़ा सा ऑपरेटर साइड पे बनाता हूँ। ये HCl है, यू आर एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसे। बेटा जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट आप डालते हो ना, तो आपने कितने मिनट पर कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, जरा देखो। इस ग्राफ पे 1 मिनट के लिए मैं खामोश होता हूँ, 30 सेकंड के लिए आप जरा देखो भाई कि कितने मिनट पर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है और क्या चेंजेस आ रही हैं। शाबाश, जल्दी से इसको देखो बेटा, फिर हम आगे चलेंगे ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो इस ग्राफ की। फिर एक चीज मैंने इस ग्राफ के बारे में बतानी है। अच्छा देखो, अब थ्री थर्ड मिनट पर, थर्ड मिनट पर ऐड किया है ना आपने, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं है भाई थर्ड मिनट पर क्या हो रहा है। एडिशन थर्ड मिनट पर हो गई थी, लेकिन थर्ड मिनट पर जो टेम्परेचर है वो आप मेजर क्यों नहीं कर सके भाई। ये थ्योरेटिक, मैं आपको बताता हूँ सारी सारी कहानी क्या है। 3.5 डिग्री पर मैंने जो लेबलिंग किया पहले उसको चेक कर लो। 3.5 पर 27.5 है बेटा, ये देखो ये 27.5 है, चेक कर लेना। थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं इसको। अच्छा, फिर 4.5 4.0 पर बेटा 36.0 आ रहा है, ये आ रहा है इधर।
फिर 30, फिर कम होता जा रहा है, देखो 34, ये 34, फिर ये 32.5, फिर 32, फिर ये 31, और फिर आगे आपका ये 29, 28, 25.5 तक चला गया। अब बेटा कि जो मैंने ये ब्लू लाइन को एक्स्ट्रापुलेट किया ना पीछे, उसने कहा नहीं है मैंने ऐसे खुद किया एक्स्ट्रापुलेट, ये बल्कि नहीं वो नीचे कहेगा भी, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रापुलेट किया, इस एक्स्ट्रापुलेशन का पता है क्या मतलब है? कि मैंने थ्योरेटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे किस में, HCl में, तो बेटा जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा ना थर्मोमीटर पर, वो टाइम उसके लिए थोड़ा सा चाहिए होता है ताकि थर्मोमीटर रिस्पॉन्ड करे चेंज इन टेम्परेचर को। देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला तीसरे मिनट पर, जो तीसरे मिनट में जो एनर्जी चेंज हुई है ना, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो थर्मामीटर उसको फौरन तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता ना, टाइम लेगा या नहीं, बताओ? टाइम लेगा ना भाई। मतलब जैसे ही मैंने तीसरे मिनट पर कैल्शियम कार्बोनेट को डाला, तो क्या फौरन थर्मोमीटर उस थर्ड मिनट पर आपको फौरन हाईएस्ट टेम्परेचर बता देगा? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर बात है, थर्मोमीटर के अंदर वो जो मर्करी होगा वो स्लोली 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 राइज करेगा। तो भाई थर्मोमीटर एक्यूरेट टेम्परेचर तो ना बता सके ना तीस एट द टाइम ऑफ एडिशन, कि जिस टाइम पर आपने ऐड किया उस टाइम कितना टेम्परेचर राइज किया, ये थर्मोमीटर नहीं बता सकता था। लेकिन आफ्टर 30 सेकेंड्स उसने बता दिया भाई कि इतना टेम्परेचर हुआ है। कितना टेम्परेचर? 3.5 पर उसने बता दिया 27.5। तो ये थर्मोमीटर इतना एक्यूरेट नहीं था, या इतना शार्प नहीं था, या इतना इंस्टेंट नहीं था कि वो एट द टाइम ऑफ एडिशन थर्ड मिनट पर आपको बता सकता। लेकिन हमने बेटा क्या चालाकी की कि हमने इसको एक्स्ट्रापुलेट किया। यहां पर देखो, इसको एक्स्ट्रापुलेट किया हुआ नजर आ रहा है ना, कि जो ब्लू लाइन थी मैंने इसको पीछे एक्स्ट्रापुलेट किया और थर्ड मिनट पर जाके टच कर दिया। तो मुझे ये जो टेम्परेचर यहां पर मिल रहा है, दिस इज द थ्योरेटिकल टेम्परेचर। ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है भाई, थ्योरेटिकल हाईएस्ट टेम्परेचर है ये। ठीक है ना बच्चों? मैं जरा आप लोगों को अनम्यूट कर लूं ताकि कुछ आप लोगों से चीजें पूछ लूं भाई, आप लोग कहें कि ये क्या हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, जरा पहले पूछ लें यहां तक स्टूडेंट्स। सर अबाउट एक क्वेश्चन था इसमें कि विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द apparatus, उसमें हम कर सकते हैं कि किसी और को टाइमर दे दें ताकि रिएक्शन टाइम कम हो सके। क्या करते हैं बेटा, दोबारा बोलो, किसी और को? किसी और को टाइमर दे दें ताकि जो रिएक्शन टाइम है वैल्यूज नोट डाउन करने में। और अच्छा बेटा, मे भी वो इसको ना माने ना, इस रीजन को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो आपने खुद ही करना है ना उधर। तो आज तक मैंने इस तरह का देखा नहीं है कि वो ये कहे कि आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेसी कैसे आएगी कि आप रीडिंग के लिए एक मतलब अलहदा बंदा रख लें, है ना? इस तरह तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है स्टीरर के अलावा कोई अगर और ऑप्शन आ रहा है तो वो बताओ। सर हो सकता है और भी कोई हो सकता है, आप जरा सोचें। सर जी बेटा। सर ये कह पैरेलल सकते से हैं सर कि अवॉइड 30 के करने के बजाय लिए 20 सेकंड्स का इंटरवल कर लें। टाइम टाइम ड्यूरेशन कम कर लें। जी सर, जैसे 30 सेकंड्स का सर, या 30 सेकंड्स के बाद मेजर कर दे सर, तो 20 सेकंड्स के बाद स्टूडेंट मेजर कर। अच्छा, उससे आप कह रहे हो कि जितनी ज्यादा रीडिंग आएंगी उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी, हाँ? जी सर। सर ये कह जबकि सकते उसमें हैं कि एरर के, एक मिनट बेटा पैरेलल। पहले मैं देख लूं, उसने उसका क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूं। सर मैंने अच्छा एक अभी मिनट, एक मिनट ज्वाइन बेटा, किया, सिर्फ एक मतलब मिनट। आजकल मैं क्लास ज्वाइन किया, तो आप बेटा गूगल एक मिनट, अभी एक क्लासरूम मिनट का बेटा। लिंक भेज सकते हैं दोबारा। स्टेप थ्री ये है बेटा कि बेटा एक मिनट सिर्फ। स्टार्ट द टाइमर एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl इन द बीकर एवरी 30 सेकेंड। बेटा आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना बेटा, ये तो उसने कहा हुआ है 30 सेकेंड, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप टाइम कैसे खुद चेंज कर सकते हो? उसने कहा कि 30 के बाद करना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जो बच्चा लेट है वो क्या कह रहा है बेटा? आप बेटा इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास। तो अगर इसको दोबारा शुरू से लेके गए ना तो ये हमारा पूरा अरे पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा बेटा, मैं इस चीज को जरा अगर समझाने की आप कोशिश कर। क्लासरूम का लिंक एक दफा दोबारा भेजते हैं, वो मैंने ग्रुप दोबारा ज्वाइन किया। क्या कह रहे हो बेटा? गूगल क्लासरूम का लिंक एक दफा दोबारा भेजते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, क्लास के सॉरी। बाद भेजूंगा, ठीक है? जी बेटा। ये थोड़ा समझा दें कि ये हमको किस तरह पता चलेगा कि वो
हमने तो B3 में ये किया कि हम लेड डालेंगे, इंसुलेट करेंगे। ये हमको किस पता चलेगा जल्दी से कि स्टेयर करना है, क्या करना है। अच्छा ये बताओ कि आप जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl में डालते हो तो आप क्या स्टिर करते थे या नहीं करते थे, ये मुझे सोच के बताओ। करते वैसे थे करते थे करते थे ना? करते थे। उसने क्या इस पूरे अपरेटस में, इस पूरे जो उसने हमें यहाँ प्रोसीजर बताया है, क्या उसने यहाँ स्टीयरिंग का लिखा है? स्टीयरिंग का नहीं लिखा। उसने जान के नहीं लिखा ना, मतलब कि हमने ये वो ये आपसे लिखा। पूछना चाह रहा है कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हो तो कुछ ना कुछ तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठेगा भाई, तो उसको भी तो जी आपने रिएक्ट करवाना है ना, तो उसको रिएक्ट करवाओगे तो आपका एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट होगा। जी ठीक है, सर वो जी। उसने जान के स्किप किया हुआ है। ए में हम ये ले सकते हैं, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर वो इवनली इवनली किस में बेटा? इक्वली। ये ए पार्ट में। ए पार्ट में लिख सकते क्योंकि हो, मेरे लेकिन हिसाब आपको से ये ये बताना है कि ड्यूरिंग द हीटिंग जो एट द सेम टाइम जो वही ना। तमाम आपके पास सॉलिड है उसमें हीट इवनली ट्रांसफर नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा ठीक बेटा, है। अब मैं जरा ये बात आपको समझा रहा था और मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होगी कि एट द टाइम ऑफ 3 मिनट जब आप ऐड करेंगे तो उस टाइम थर्मोमीटर एकदम तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि 3 मिनट पर वो आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड ही नहीं बता रहा, ये आपने बताना होगा कि 3 मिनट पर हाईएस्ट टेम्परेचर थ्योरेटिकल कितना था। ठीक है, और वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर इसी तरीके से आप इस लाइन को, जो ब्लू लाइन थी, मैंने इसको एक्सट्रापोलेट करके 3 मिनट पर देख लिया कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ से बेटा हम इसको देख लेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। इसको हमने खत्म करना है बेटा, आज की क्लास में पूरा पेपर करना है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा तेज मुझे होना पड़ेगा। यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन दी थ्योरेटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एट 3 मिनट। थ्योरेटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एट 3 मिनट। अच्छा, ये आपने बताना है। अब बेटा इसको इस तरह करते हैं, जरा थोड़ा सा साफ करके बनाते हैं। अब ये मुझसे मिट जाए लाइन थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है बेटा। आप लोग भी जरा इसकी रीडिंग लेंगे शाबाश, और बताएंगे मुझे किस टेम्परेचर पर आ रहे हैं। हरियो, देखो अगर आप यहां से लो इसकी रीडिंग, तो ये तकरीबन 38.5 पर आ रहा है। देखो ना, ये 35 है, 36, 37, 38, तो 38.5। ये 2 बॉक्स एक है बेटा। ठीक है, 35 के बाद टू बॉक्स के बाद 36, 2 बॉक्स के बाद 37, 2 बॉक्स के बाद 38, और एक बॉक्स के बाद फिर 38.5 आ रहा है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 19 था बेटा। इनिशियल टेम्परेचर इज 19। ठीक है, तो राइज कितना हुआ? यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द थ्योरेटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एट 3 मिनट। तो 38.5 माइनस 19, इनिशियल 19 था ना, और थ्योरेटिकल टेम्परेचर जो आपने किया, क्योंकि ये तो बेटा टेम्परेचर इस तरह आ रहा था, देखो ये तो ऐसे जा रहा था ऐसे, तो थ्योरेटिकल टेम्परेचर जो आपने फाइंड आउट किया वो 38.5 माइनस 19 इज इक्वल टू 19.5 डिग्री। ये आ रहा है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखें, सजेस्ट व्हाई द टेम्परेचर मेजर्ड at 3.5 मिनट is lower than the temperature measured at 4.0 मिनट। बेटा वो ये कह रहा है 3.5 डिग्री पर 3.5 डिग्री पर टेम्परेचर कम है, 4.0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा है। इसकी क्या रीजन है भाई? इसकी रीजन सोचते हैं बेटा। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ना, इसका मतलब है रिएक्शन वहां कंप्लीट हो रहा है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है रिएक्शन वहां कंप्लीट हो रहा होता है। देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है ना, यहां पर स्टार्ट हुआ। ये तो थ्योरेटिकल है, इसको अब छोड़ दो बेटा, ये तो थ्योरेटिकल है, ये आपके थर्मोमीटर ने थोड़ी निकाला है। ये रिएक्शन आपका यहां से जहां टेम्परेचर राइज हुआ, मजीद राइज हुआ। अब इसके बाद मजीद राइज तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया भाई। तो यहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट क्यों नहीं था 3.5 पर? इट मींस कि 3.5 पर टेम्परेचर आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ भाई। रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट एट 3.5 मिनट। रिएक्शन वहां कंप्लीट होगा जहां हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो रिएक्शन is not complete at 3.5 minutes. अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए जी।
कह रहा है कि अ स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 याद रखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का था, ठीक है, ये याद रखना। एंड डिटरमिन द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 62। देखो डेल्टा टी उसने बताया, जब ये वर्ड यूज करें ना टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये डेल्टा टी होता है बेटा, याद रखना। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब डेल्टा टी। ऊपर भी तो उसने टेम्परेचर इंक्रीज कहा था ना, तो हमने डेल्टा टी निकाला था ना, T2 माइनस T1। तो यहां पर भी उसने टेम्परेचर इंक्रीज बताया, तो ये डेल्टा टी इज गिवन 62 डिग्री। द हीट रिलीज बाय द रिएक्शन, ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, यहां पर मैंने आपको कहा था ना शुरू में बेटा, उसने कहा होता कि डेल्टा टी इज दी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ HCl। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं कहां पे मैंने आपको बताया था। हाँ, मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl। हालांकि वाटर का होता है ना, लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही HCl का होगा। तो इसलिए यहां पर भी उसने, अब जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ HCl है, और फिर m क्या होगा, जाहिर बात है अगर डेल्टा टी HCl के लिए, तो m आपका मैस ऑफ HCl होगा। और उसने ये कहा हुआ है यहां पर, एज्यूम करो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl का मैस कितना है, 1 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 ग्राम मैस है। आपने कितना HCl यूज किया था, क्वेश्चन में गिवन है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl भाई, तो मैस कितना होगा, 50 ग्राम्स, है ना, 50 ग्राम्स ऑफ HCl। ठीक है ना बेटा, 50 ग्राम, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ HCl है, m is the mass of HCl। तो वैल्यूज पुट करो, Q is equal to 50 टाइम्स ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C 4.18, और डेल्टा टी कितना है बेटा, 62, ये ऊपर लिखा हुआ है 62। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 टाइम्स 4.18 टाइम्स 62 इज इक्वल टू 12958 जूल्स। बड़ा किलो जूल्स में अगर इसको ले जाओ, किलो जूल्स में, तो ये आपके पास बन जाएगा 12.958 किलो जूल्स। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं भाई, वो पर मोल की बात कर रहा है, पर मोल। याद है आपने ये फॉर्मूला AS में यूज किया था, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q ओवर N। और आपको बेटा ये याद होना चाहिए कि N यहां पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। भाई N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। वही इस कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था, HCl को तो वो बार बार कह रहा है कि HCl इज इन एक्सेस। HCl तो एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके मोल कितने हैं, 0.05। बट यहां पर आप 0.05 लिखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 12912.958 डिवाइडेड बाय 0.05। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 259 जी। ठीक है, बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आप आंसर देंगे बेटा, 259 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये जो आपने निकाला है ना, ये बेटा इसका निकाला है, देखो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का जब रिएक्शन होगा ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, याद रखना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ये। अब कह रहे यूज द एनर्जी साइकिल बिलो योर आंसर टू G एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू डिटरमिन द डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज दिस। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 भी उसने दे दिया भाई। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किसके साथ था, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन था बच्चों। तो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जो रिएक्शन था, उसको डेल्टा H1 कह रहा था, उसकी कितनी एंथैल्पी चेंज है, -84। ये लिखो ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के -84 है। कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का कितना है भाई, ये अभी आपने निकाला है, -259। ये एंथैल्पी चेंजेस हैं जो आपने निकाली हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहां पर, तो भाई ये HCl दोनों साइड पर है ना, कैंसिल करो। तो इक्वेशन क्या बन रही है, मेन इक्वेशन देखो क्या बन रही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ही तो हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। HCl तो दोनों साइड पर है ना, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर आप लीनियर इक्वेशन को देखोगे।
तो भाई अब आप इसमें डेल्टा एच निकाल लो, दो इसके रूट्स हैं, रूट नंबर 1 इज दिस, रूट भी बता देता हूं भाई कैसे बन रहे हैं। फिर आप लोगों को बताया हुआ है कि इन तीनों बॉक्सेस में से स्टार्टिंग वो होगा जिससे तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है। फाइनल वो होता है जिसकी तरफ तमाम एरोज आ रहे हैं। तो रूट नंबर 1 इज दिस, ये रूट नंबर 1 है। रूट नंबर 2 बेटा ये है, ये रूट नंबर 2 है। तो रूट नंबर 1 में रूट नंबर 1 इज इक्वल टू रूट नंबर 2। रूट 1 में आ रहा है भाई, ये कर लेते हैं, -84, और रूट नंबर 2 में क्या आ रहा है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन -259। तो -84 प्लस 259 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगा भाई +175। ठीक है। आइडेंटिफाई the main weakness of the experimental procedure and suggest one improvement to overcome this weakness. The main weakness is not the type of thermometer used. देखो ये एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, एंथैल्पी चेंजेस से। हीट को मेजर करना था आपने, कितनी हीट एनर्जी चेंज हुई है, और क्या उसने पूरे एक्सपेरिमेंट में कहीं पर यूज किया बेटा कि आपने कहीं बहुत ही अच्छा इंसुलेटेड मटेरियल यूज किया है? बिल्कुल यूज नहीं किया। अब जरा सोचो भाई कि इसमें क्या करना है। अगर बेटा आप इस तरह करो इसमें कि थर्मोमीटर, तो उसने कहा है आपने यूज नहीं करना। अगर आप लिड के देखो ना, सारी हीट ऊपर से ट्रांसफर हो रही है भाई, हीट ट्रांसफर हो रही है ऊपर से। तो अगर आप लिड यूज करते हो, लिड, तो बेटा उससे ये है कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। हीट लॉस हो रही है ना सराउंडिंग में, हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। क्योंकि आपने ये बीकर जो लिया हुआ था, इस बीकर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला, HCl डाला, तो हीट कुछ सराउंडिंग में भी तो जा रही है ना। ये मेन वीकनेस है इसकी कि हीट लॉस हो रही है टू दी सराउंडिंग। इंप्रूवमेंट बेटा इसकी ये होगी कि यूज अ लिड, यूज अ लिड। ये तो एक क्वेश्चन मुश्किल से हुआ भाई हमारा। चलिए इसको करते हैं बेटा, जल्दी से मैं सेकंड क्वेश्चन भी ओपन करता हूं। ये लें जी, थोड़ा सा मैंने इसको फ्लिप किया भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ें। This question is about an experiment to investigate the effect of temperature on the equilibrium constant K1 of the reaction shown. अच्छा, एक आयरन 3 है, उसका रिएक्शन SCN- से हो रहा है और FeSCN2+ बन रहा है। चार्जेस की समझ आ रही है ना, आयरन 3 था और SCN-1 से रिएक्शन कर रहा है, तो -1 और +3 +2 में चला गया। The data collected is used to determine the value of enthalpy change of reaction. To set up the equilibrium, aqueous iron 3 nitrate, ये बेटा आयरन 3, ये आयरन 3 बेसिकली आयरन 3 नाइट्रेट से आ रहा है, इसको आपने मिक्स किया विद एक्वस पोटेशियम थायोसाइनेट। पूरी इक्वेशन उसने बता दिया ना, आयरन 3 नाइट्रेट है और पोटेशियम थायोसाइनेट है। अच्छा, एक्वस आयरन 3 सायोनेट जो है ना, इसका बेटा रेड कलर है, रेड कलर, ये रेड कलर के, ठीक है। कैलोरीमीटर, अच्छा ये कैलोरीमीटर नहीं है भाई, एक बात जरा ध्यान में रखिए, दिस इज नॉट अ कैलोरीमीटर, ये कह रहा है कैलोरीमीटर। बट अ कैलोरीमीटर is an instrument which compares the amount of light getting through a solution. मतलब इसको आप इस तरह समझ लो कि आपके पास ना दो सॉल्यूशन है, एक है कलरफुल, ये रेड कलर का है, और एक है बेटा कलरलेस। नहीं नहीं थोड़ी सी प्योर, अच्छा ये प्योर वाटर है और ये आपका रेड कलर का सॉल्यूशन है बच्चों। देखो ये कलरीमीटर ये बताता है आपको, ये एक डिवाइस है जो ये बताती है कि अगर आप लाइट को पास करवाएं ना,
दोनों सोल्यूशन में से, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में से लाइट इतनी एब्जॉर्ब नहीं होगी ना यहाँ से बेटा, जितनी आप, हम एज्यूम करते हैं, चलो एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी लाइट आपने यहाँ से पास करवाई है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारी की सारी ट्रांसफर भी हो जाएगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन बच्चों जो ये रेड कलर का सोल्यूशन है, इसमें अगर आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पास करवाते हैं तो मे बी ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पास होने देगा। तो कलरीमीटर क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये बताता है कि आपके सॉल्यूशन ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया और कितनी लाइट को पास होने दिया। ठीक है, तो कलरीमीटर, अच्छा ये आगे बता भी रहा है, मैंने कहा कि कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये एब्जॉर्बेंस करेगा भाई। तो अ कैलिब्रेशन ग्राफ कैन बी यूज, ये कैलिब्रेशन ग्राफ क्या होता है, बस ये याद कर लो कि ये कंसंट्रेशन बताया होता है आगे बेटा, इसलिए कोई एक मुश्किल नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप इस ग्राफ से निकालते हो। अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं जी, डाटा क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं सॉल्यूशन ए हमारे पास SCN-1, उसकी कंसंट्रेशन है ये 0.00920। सॉल्यूशन बी भी एससीएन का है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है ना बेटा। इस तरह के आपने क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट किए हुए ना कि आप लेबोरेटरी में एएस के अंदर लाजमी किया होगा कि आपको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया जाता था और कहा जाता था इसको आप डाइल्यूट करो भाई, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। इस तरह आप सी देखो, सी आपका बेटा डाइल्यूट है और डी आयरन 3 ही है लेकिन ये कंसंट्रेटेड है। कह रहा है डिस्क्राइब हाउ यू वुड प्रिपेयर, बेटा ये क्वेश्चन एक सुन लो, पहली बात ये लाजमी पूछता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन मस्ट है तमाम पेपर 5 में, आप देख लोगे हर दूसरे पेपर 5 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से सीख लो पहले। डिस्क्राइब हाउ यू वुड प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन बी फ्रॉम सोल्यूशन ए। सोल्यूशन बी से हाउ यू वुड प्रिपेयर ऑफ सोल्यूशन बी फ्रॉम सोल्यूशन ए। बेटा मोर कंसेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, क्या बनाना है, मोर कंसेंट्रेटेड से सोल्यूशन ए से बी बनाना है, ए इज कंसेंट्रेटेड, बी इज डाइल्यूट। तो आप पता है क्या करोगे, पहले तो आपको एक चीज बताता हूं ना, एक फॉर्मूला याद कर लो, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 गिवन कर लो और रिक्वायर्ड, C इज द कंसेंट्रेशन, V इज द वॉल्यूम। देखो आपको ये पता है कि ये भाई SCN- का सोल्यूशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन है 0.00920। आपको इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, कितना, 0.00200 पर लेके जाना है इसको, लेकिन आपको ये नहीं पता भाई कि इसमें कितना वाटर डालूं, कितना यहां से ओरिजिनल वॉल्यूम निकालूं, ये आपको नहीं पता। तो अब उसके लिए ये फॉर्मूला है ना, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपको एक सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड है आपको बेटा एक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना है 100, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.0020। तो भाई कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है 0.0020, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपको उसका 100। C1V1 गिवन है, क्या चीज गिवन है भाई आपको, A इज गिवन, A गिवन है, A गिवन है, B इज रिक्वायर्ड। तो बेटा गिवन जो है वो आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.00920, ये आपको नहीं पता कि इसमें से वॉल्यूम कितना निकालना है, V1 इज अननोन ना, ठीक है ना बेटा। देखो डाइल्यूट करना है तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम निकालोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम और उसमें वाटर डालोगे तब डाइल्यूट होगा ना, कितना वॉल्यूम निकालोगे वो आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो V1 इज इक्वल टू 0.0020 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 0.00920। अब आपके पास V1 बेटा यहां से आ जाएगा 21.74 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अच्छा अब बेटा चलते हैं, अब देखो आपने करना क्या है कि मैं पहले आपको समझा देता हूं फिर लिख दूंगा।
बेटा इस सॉल्यूशन से ना, इसको आप स्टॉक सॉल्यूशन भी कह सकते हो, या ये जो सॉल्यूशन है, यहां से आप कितना वॉल्यूम निकालोगे? 21.74 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम यहां से निकालना है। किससे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ पिपेट तो यूज नहीं कर सकते। 21.74 कितनी होगी? ब्यूरेट यूज करोगे भाई, ब्यूरेट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए 21.74, उसको आप बेटा ब्यूरेट से यूज करके ट्रांसफर करोगे एक। अच्छा, सॉल्यूशन बनाना चाहते हो ना, सॉल्यूशन बनाने के लिए यू मस्ट यूज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है? फिर क्या करोगे भाई? 21.74 आपने लिया, टोटल कितना बनाना है? 100, तो उसमें वाटर ऐड करोगे अंटिल द टोटल सॉल्यूशन बिकम्स 100। तो बेटा मैं इसको अगर डायग्राम से पहले समझा दूं, डायग्राम से, कि V1 आपका आ रहा है 21.74, आपने इस तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है, लॉन्ग नेक वाली, राइट? ये लेके ना इसके अंदर बेटा आप ये 21.74 डाल दोगे। फिर पता क्या करोगे? फिर ऊपर से वाटर ऐड करोगे, डिस्टिल वाटर, until the total solution becomes 100। तो बेटा पहले काम ये करो कि टेक आउट 21.74 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, the help of burette, पहला पॉइंट। ट्रांसफर दिस वॉल्यूम बाय burette into the वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया आपने। सॉल्यूशन जब भी बनाना है यू मस्ट यूज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देन ऐड वाटर, ऐड डिस्टिल वाटर until the total solution becomes 100 cubic centimeter। ठीक है जी, ये डन। Before starting the experiment, solution B and D are used to produce the calibration graph. Known volume of each solution are added together and the absorbance of each mixture is recorded. The calibration graph is shown. The concentration of solution D is much greater than the concentration of solution B. In order that solution D is in excess, suggests the reason why solution D is in excess। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? मैंने इतनी जल्दी पढ़ा कि मेन चीजें रह गई हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट बी एंड डी, बी और डी क्या है भाई? पहले ये देख लो, व्हाट इज बी एंड डी? बी है आपका ये जो आपने भी सॉल्यूशन बनाया बेटा, ठीक है? और डी है बेटा ये आयरन 3। देखो इसकी 1:1 रेशियो, राइट? रेशियो क्या है? 1:1 रेशियो है भाई। लेकिन 1:1 रेशियो के बावजूद वो उसने एक तो डी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड लिया हुआ है, उसके मोल भी ज्यादा लिए हुए हैं, है ना? मतलब होना तो ये चाहिए था ना भाई कि दोनों के इक्वल मोल ले लेते 1:1 रेशो। लेकिन क्यों एक एक्सेस में लिया है? आपके माइंड में पहला आंसर क्या आ रहा है भाई? जब एक चीज एक्सेस में ली जाए तो उसके पीछे लॉजिक ये नहीं होती ताकि दूसरा कंप्लीटली यूज हो जाए, है ना? एक तो ये आपके जहन में आ रहा होगा, ताकि दूसरा कंप्लीटली यूज भी हो जाए। अच्छा, इसका जरा हम रिएक्शन लिखते हैं इस तरीके से, आयरन 3 प्लस HCN माइनस, इट गिव्स, ये रिवर्सिबल है, आयरन HCN+2। 1 मिनट आप मुझे देंगे, सिर्फ 1 मिनट मेरे दीजिएगा बेटा। स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए वेट कर लें। सिर्फ 1 मिनट मुझे देंगे, 1 मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी,
अच्छा जी, हम कहाँ पर थे कि हाँ, ये कह रहे कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट जो सॉल्यूशन बी और डी है उसको आप यूज करें। हम जरा इसकी इक्वेशन लिख कर देखते हैं, बी और डी, SCN और आयरन 3। SCN वो कह नहीं रहा, लेकिन मेरा इक्वेशन लिख के मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आयरन 3 है और FeSCN2+, इसकी कंसंट्रेशन भी लिखते हैं जी। SCN की है 0.00200 और आयरन 3 की है 0.5। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। एक है इसमें सॉल्यूशन बी SCN है, दिस इज सॉल्यूशन बी, और ये बेटा सॉल्यूशन डी है। कह रहे दी कंसंट्रेशन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट द सॉल्यूशन बी एंड डी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कैलिब्रेशन ग्राफ, नॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन आर एडिड। इनके जो वॉल्यूम्स थे ना जो उसने ऐड किए वो हमें पता है। एंड द एब्जॉर्बेंस फॉर ईच मिक्सचर इज रिकॉर्डेड। देखो, एक तो वॉल्यूम पता है और दूसरा उस हमें जो एब्जॉर्बेंस हो रही है ना वो भी हमें पता है। एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच मिक्सचर इज रिकॉर्डेड। द कैलिब्रेशन ग्राफ इज शोन। कैलिब्रेशन ग्राफ किस लिए होता है बेटा? कैलिब्रेशन ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो कह रहे हैं कि अ कैलिब्रेशन ग्राफ इज शोन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डी, आयरन 3 मतलब, is much greater than the concentration of solution B in order that solution D is in excess। ये तो चलो इसने खुद बता दिया ना कि आपने इसलिए ज्यादा लिया कि solution D excess में हो जाए। Suggest a reason why solution D is in excess। देखो, आपको मैं ये कह रहा हूं भाई, solution D अगर excess में है तो क्या इससे ये चीज साबित हो रही है कि सारे का सारा SCN यूज हो रहा है? सारे का सारा SCN यूज हो रहा है ना बच्चों? अगर ये सारे का सारा HCN यूज हो गया and you know the initial concentration of HCN, मैं यहां लिखता हूं, चलिए ये पॉइंट्स, ताकि ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी से समझ आ जाए। इफ यू नो, पहले तो लिखता हूं all SCN reacted, all SCN reacted, and if you know the initial concentration of SCN, और वो आपको पता है ना बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन पता थी ना ऊपर 0.002। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता है और आपको ये भी पता है कि इट कंप्लीटली रिएक्ट, इसने कंप्लीटली रिएक्शन भी किया है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN2+ जो फॉर्म होगा बेटा वो इक्वल होगा टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SCN। तो कंसंट्रेशन ऑफ SCN2+, FeSCN2+ जो फॉर्म्ड होगा would be equal to the initial concentration of SCN, assuming the stoichiometric calculation। बेटा हमें पता है कि अगर 1 मोल SCN यूज होगा तो 1 मोल FeSCN2+ बनेगा, ये बात हमें पता है। यह भी हमें पता है कि सारे का सारा यूज हो गया है, तो अगर सारे का सारा जितना ये यूज हुआ है क्या ये उतना ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वॉल्यूम्स हमें पता है, नॉन वॉल्यूम्स हैं भाई। जब हमें वॉल्यूम्स भी पता है तो क्या कंसंट्रेशन पता चल सकती है या नहीं पता चल सकती? बिल्कुल पता चल सकती है। और कैलिब्रेशन ग्राफ का मकसद ही क्या है भाई? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। तो अब मुझे जरा बताओ, ये सारी स्टोरी तो मैंने ऐसी लिखी यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अब जरा क्वेश्चन पर दोबारा आ जाओ। क्या बेटा मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए कि वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डी इज मच ग्रेटर इसलिए है ताकि SCN माइनस सारे का सारा रिएक्ट कर जाए, और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन SCN की पता है, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन पता है ना आपको SCN की? आपको बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, आपको इसके मोल्स भी पता है, ठीक है ना? तो जब ये सारे का सारा रिएक्ट करेगा तो FeCN2+ भी तो उतना ही बनेगा ना जितना इसने रिएक्ट किया। 1:1 रेशियो है, तो आपको उसके मोल्स पता चल गए। वॉल्यूम इज नोन, आपको पता है कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया, तो इससे आपको कंसंट्रेशन पता चलती है। बेसिक चीज जो आपने यहाँ आंसर लिखना है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ। और कैलिब्रेशन ग्राफ का पर्पस ये होता है भाई कि कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना। कैलिब्रेशन ग्राफ का यही तो पर्पस है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सो दैट
concentration of FeSCN2+ is known। ये बेसिकली इसका मकसद है। अब बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज यूज। स्टेप नंबर 1 ये कह रहा है कि हाफ फिल्ड अ लार्ज बीकर विद वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। फिर आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन बी इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। जरा समझ लें इसको भाई कि 40 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सोल्यूशन बी है, सोल्यूशन बी क्या है जरा सेन में रखो, SCN माइनस, ठीक है, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम, उसको आपने बॉइलिंग ट्यूब में डाला एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे, वाटर बाद बनाया है। फिर ट्रांसफर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन सी। सोल्यूशन सी क्या है बेटा, ऊपर देखो, आयरन 3 है 0.002, आयरन 3 0.002, ये भी 0.002 है भाई। फिर आपने 5 क्यूबिक सेंट, अब ये रिएक्शन याद रखो ना कि जब भी आयरन 3 और SCN माइनस का रिएक्शन होगा ना तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा भाई। अब इसने इक्वल मोल लिए हैं, 0.002 इसके भी लिए हैं, 0.002 इसके लिए भी है, लेकिन ये इसने लिया है बेटा 40 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसने लिया 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, ट्रांसफर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। अच्छा, अभी दोनों को मिक्स नहीं किया बेटा, मिक्स नहीं किया दोनों को, ठीक है, अभी मिक्स नहीं हो रहा। अब क्या होगा, वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए उसने वेट किया, फिर उसने ट्रांसफर किया 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन बी to test tube containing solution C and stir the mixture in the test tube and record the temperature of the mixture. Measure the absorbance of the mixture in the test tube using the colorimeter. Change the temperature of the water in the beaker and repeat step 3 to 6 for different temperature. Identify the dependent variable. बेटा देखो, dependent variable आप यहां से देख लो भाई ग्राफ से कि आपके पास जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना बेटा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ये, क्या एब्जॉर्बेंस उतनी ज्यादा नहीं हो रही है? देखो डायरेक्ट रिलेशन है ना, जितना सॉल्यूशन में ये बनेगा आपका FeSCN2+, उतनी एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो रही है। तो अब बेटा आपने यहां पर अब बेटा आपने यहां पर आंसर लिखना है भाई कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। कौन डिपेंड कर रहा है? एब्जॉर्बेंस इज डिपेंडिंग ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। जितना ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा उतनी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है। तो इंडिपेंडेंट अगर पूछता ना तो कॉम्प्लेक्स, डिपेंडेंट पूछ रहा है बेटा तो ये एब्जॉर्बेंस है, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ वुड एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लार्ज बीकर टू ऑब्टेन अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री। आप चाहते हो भाई 10 डिग्री से टेम्परेचर, देखो आपने ना ये जो लार्ज बीकर है इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ये SCN डाला हुआ है ना, SCN। आप ये चाहते हो भाई कि इस SCN का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से चेंज ना हो, तो अब इस 10 डिग्री को मेंटेन करना है आपने, तो क्या करना होगा भाई, ऐड आइस इनटू द वाटर। सुन लो भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि आयरन 3 और SCN का रिएक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट में FeSCN2+ बन रहा है, और ये आपके पास रेड कलर का सोल्यूशन है, और ये रेड कलर का जो सोल्यूशन है ना ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्बेंस हो रही है बेटा वो ये है, ठीक है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके सोल्यूशन में होगा एब्जॉर्बेंस उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, अब अ स्टूडेंट ऑब्टेन द रिजल्ट इन द टेबल 2.2। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इस से मिलता जुलता भी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को पढ़ कर ही एज्यूम करना होता है। फर्स्ट अभी कर रहे हैं, आगे आगे जाएंगे तो ग्रिप बन जाएगी। अब टेम्परेचर 25 डिग्री, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस 0.6। आपने बेटा ये यहां पर टेबल को फिल करना है, जरा नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The value of equilibrium constant K1 can be determined by using the equation 1. X is the value of FeSCN2+ in mole per cubic decimeter. Use the calibration graph in figure 2.1 to complete the table column 3 और 4. Basically बेटा आपने column 3 और 4 को फिल करना है, ये है जी आपका टारगेट।
ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज नोट करो, यहां जो इसने वैल्यूज ली हुई है ना, ये जरा देख लो, एब्जॉर्बेंस 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। एक्स एक्सिस पर जो उसने कंसेंट्रेशन ली हुई है 2 times 10 raised to power minus 5, 4 times 10 raised to power minus 5, 6 times 10 raised to power minus 5, 8 times 10 raised to power minus 5। ठीक है, तो उसने वो जो 7 वाला है ना 10 raised to power minus 5 वो नीचे लिख दिया है कि हर एक के साथ ये लगा हुआ है 2 times 10 raised to power minus 5, 4 into 10 raised to power minus 5। लेकिन आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये होल नंबर है, होल नंबर ही इनके साथ ये 10 raised to power minus 5 भी लिखा हुआ है। अब बेटा आपने यहां पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो जरा आ जाए बेटा इस क्वेश्चन पर। अब एक्स आपके पास है वैल्यू ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ FeSCN2+ in mole per cubic decimeter. Use the calibration graph figure in 2.1। बेटा यहां पर आपने बताना है इसमें जीरो 0.6 पर बताइएगा भाई क्या कंसेंट्रेशन आ रही है 0.6 पर। ये देखें, ये आपका आ रहा है ना 0.6 बच्चों, ये आ रहा है इधर, यहां पर आप निकाल लेंगे क्या आ रहा है, ये 0.6 पर कह रहा है कि आपने कैलिब्रेशन बतानी है क्या है, सॉरी इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, तो तकरीबन 9 के आसपास आ रही है बेटा अगर आप देखें, बल्कि 9 से थोड़ा पहले ही है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ जरा, ये आ रहा है बेटा आपके पास 9, ये है ना 9 ये आ रहा है, तो ये आप समझ लो कि आपका है 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.8 आ रहा है बेटा, 8.8, ठीक है ना, 8.8 कंसेंट्रेशन है ना, तो लिखोगे 8.8 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5 यहां पर, लेकिन ऊपर से लिखा हुआ है तो आपको बस 8.8 लिख देना है। इसी तरीके से दूसरा कह रहा है भाई कि आप बताओ 0.42 अगर एब्जॉर्बेंस है तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन, तो 0.42 बेटा देखो ये 0.5 आपका राइट, तो ये 0.42 ईच बॉक्स 0.2 का है, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48 इस तरह है ना, तो बेटा ये आपका 0.42 आ रहा है, ये और यहां से ऐसे आ रहा है ये, ठीक है, ये आपका था 7, तो ये आ रहा है तकरीबन 6.2 के आसपास भाई, 6.2, 6.2 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5। अच्छा अब बेटा ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला जो उसने दिया हुआ है और इनके आंसर निकालो, ठीक है, ये हम ना 8.9 के आसपास कर लेते हैं, 8.9 और ये 6.2। अच्छा अब इक्वेशन 1 में बेटा ये जरा फॉर्मूला यूज करके K1 का आंसर निकाल लो। x क्या है, x इज द कंसेंट्रेशन, तो अगर मैं 25 डिग्री पर निकालूं तो ये बनेगा K1 इज इक्वल टू व्हाट इज x, 8.9 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5, पूरा आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 0.0010 माइनस x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू ये है ना 8.9 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5 का स्क्वायर। पर इस सारे को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पर, सॉल्व करोगे तो 170 आएगा, चेक कर लो। इसी तरीके से बेटा आपने सेम काम करना है, बस 6.2 x की जगह 6.2 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5 और उसका स्क्वायर ले लो, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा बेटा 70, ये आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। हाँ अब आ जाओ, बस लास्ट पार्ट है, खत्म होने वाला है। फिर कह रहा है another student does the same experiment for 7 different temperatures, plot a graph and draws the line of best fit as shown।
theory predicts that the relationship between the K1 and T is given by the equation 2. अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर जो रिलेशनशिप है ना K1 का और T के दरमियान, अच्छा T को इस तरह पढ़े ना, ये 1/T है, अगर देख लें वैसे K1 और टेम्परेचर में इनवर्स है ना, K1 में और टेम्परेचर में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन K1 और 1/T में डायरेक्ट रिलेशन है। और ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है भाई? ग्राफ जो है ना ये बता रहा है कि दिस इज दी डायरेक्ट रिलेशन, किसमें? K1 और 1/T में ना, K1 और 1/T में। अगर टेम्परेचर का होता तो इनवर्स होना था, ये 1/T का कह रहा है, तो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन। कह रहा है थ्योरी प्रिडिक्ट्स that the relationship between the K1 and T is given by the equation 2. Delta H is the enthalpy change of the reaction and T is the temperature change. Explain why the graph supports the relationship between the K1 and T given in equation 2. बड़ा ग्राफ कैसे सपोर्ट कर रहा है भाई? ग्राफ तो हमें ये बता रहा है कि log of K1 और 1/T में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इक्वेशन भी तो ये बता रही है ना कि log of K1 और 1/T में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो ये बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है इसमें कि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो अगर ये होता ना इस तरह, K1 और टेम्परेचर का होता, अगर वो इस तरह पूछ रहा होता, K1 का टेम्परेचर के साथ क्या क्या रिलेशन है, तो वो इनवर्स होना था। ठीक है, ये तो नहीं है ना बेटा, ये तो गलत है। टेम्परेचर के साथ इनवर्स है और 1/T के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, जो आपको फॉर्मूला रिकमेंड कर रहा है। देखो नेक्स्ट देखें जी, सर्कल द पॉइंट ऑन द ग्राफ इन फिगर टू दैट यू कंसीडर द मोस्ट एनोमलस, देयर वर नो एरर इन द मेजरमेंट इन द एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट करेक्टली सजेस्ट दैट द एनोमली वाज कॉज्ड बिकॉज द एब्जॉर्बेंस वाज लोअर देन द एक्सपेक्टेड बाय द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सजेस्ट व्हाई द एब्जॉर्बेंस वाज लोअर। बट ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज द एनोमलस, और वो कह रहा है कि एब्जॉर्बेंस आपकी कम हुई है, एब्जॉर्बेंस वाज लोअर। तो क्यों एब्जॉर्बेंस कम हुई है भाई? आपने इसकी रीजन ढूंढनी है कि क्यों एब्जॉर्बेंस कम हुई है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 5, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो एब्जॉर्बेंस के कम होने की क्या रीजन हो सकती है? एब्जॉर्बेंस क्यों हो रही थी ये सोचो। एब्जॉर्बेंस इसलिए हो रही थी कि ये बन रहा था भाई कॉम्प्लेक्स FeSCN2+। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना भाई कि अगर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है FeSCN2+ का, उसकी कंसंट्रेशन लो ले ली हो आपने, कम कंसंट्रेशन अगर होगी ना FeSCN2+ की, तो फिर एब्जॉर्बेंस भी कम होगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। जरा देख लो सॉल्यूशन 20 में बेटा क्या है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने FeCN2+ की कंसंट्रेशन कम ली है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा कि आपने SCN-1 ये कम लिया है ना, तभी ये भी कम बना है। ठीक है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, और कहीं पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती कि एब्जॉर्बेंस कम आने की क्या रीजन है कि सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। तो इसको लिख दो। एक तो मार्क किस चीज का होगा कि आपने ये बताना है कौन सी एनोमली है, और दूसरा मार्क किस चीज का है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN2+ इज लो। कंसंट्रेशन आपने बेटा लो ली हुई है। लास्ट पार्ट पर आए बेटा, आपने ना यहां पर ग्रेडियंट लेना है बेटा, ग्रेडियंट। ठीक है, और फिर आपको एक फॉर्मूला मैंने बताना है जो जिससे आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, सॉरी स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है उससे। अच्छा बेटा इस तरह करते हैं, आपने इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट अगर निकालना है तो हम 2 पॉइंट्स यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं बेटा।
ठीक है, इसको अगर हम देख लें, ये बेटा ये आपका x2 हो गया और ये इसके सामने आपका हो गया बेटा y2 और ये आपका बेटा हो गया x1 और ये आपका हो गया y1। ठीक है, अब बेटा आपने इनके कोऑर्डिनेट्स यहां लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2। पहले x1 और y1 लिख लेते हैं, ठीक है, ये और ये आपका बनेगा x1 तकरीबन 0.00294 0.00294 और बेटा y1 आपका बनेगा 1.77 तकरीबन। कोऑर्डिनेट 2 बेटा अगर आप देखें 0.0035 ये आ रहा है और y2 आ रहा है 2.1, 0.0035 और 2.1। अब ग्रेडियंट आपने निकालना है भाई, राइज ओवर रन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2.1 माइनस 1.77 डिवाइडेड बाय 0.0035 माइनस 0.00294। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है ग्रेडियंट, इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट। 2.1 माइनस 1.77 ये आ रहा है बेटा 0.33 और नीचे है 0.0035 माइनस 0.00294 ये आ रहा है 0.00056। ठीक है, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.00056 589 आ रहा है जी। लास्ट चीज भाई, वो कह रहा है कि यूज द ग्रेडियंट कैलकुलेटेड इन E3 एंड इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। देखो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c तो कांस्टेंट है, ये m आपका स्लोप होता है, राइट। अच्छा x एक्सिस पर क्या है, देखो x एक्सिस पर 1/t है ना, x एक्सिस पर क्या है 1/t। तो x बेटा आप यहां पर कह दोगे x ये है, ये 1/t, तो ये y है, y एक्सिस पर log ऑफ k1 है। तो m के लिए क्या बचा है भाई आपके पास, m आपके पास ये आ रहा है माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 r, ये आ रहा है ना। अब m क्या है, m इज द स्लोप, ये आप निकाल चुके हो भाई, 589 ग्रेडियंट जो है। तो 589 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 r, बट r गैस कांस्टेंट है, राइट। तो r को भी वहां लेके जाते हैं, फॉर्मूला पहले सेट कर लेते हैं, 1 मिनट। ये आ जाएगा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.303 r और माइनस 589, सिर्फ मैं साइन को उधर लेके गया हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में 2.303 भी उधर जाएगा, r भी उधर आएगा, r की वैल्यू होती है 8.31। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 589 टाइम्स 2.303 टाइम्स 8.31। तो 589 टाइम्स 2.3 टाइम्स 589 टाइम्स 2.303 टाइम्स 8.31, ये बेटा आ रहा है आपके पास डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 11272 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द आंसर। बेटा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल की क्लास में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज भाई।